नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, हम अपने इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होमगार्ड्स की भूमिका पर, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव बलोनी जी, जो कि डिप्टी कमांडेंट जनरल उत्तराखंड हैं होमगार्ड्स के। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। सर, आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होमगार्ड्स की क्या भूमिका है, इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि होमगार्ड्स क्या हैं, इनका इतिहास क्या है और समाज में इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, होमगार्ड्स का जो अस्तित्व जब आया जी, वर्ल्ड वार सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो 1942 के आसपास शुरू हुआ, 1944 तक चलता रहा, उस समय एक ऐसे संगठन या ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो वार के समय आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो उपयोग किया जा सके। इसका नेचर जब रखा गया तो एक ऐसे पार्ट टाइम के तौर पे रखा गया कि जैसे वो अपना समय निकालकर कुछ जो आंतरिक सुरक्षा है या प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग कर सकें। तो 1942 के बाद भारत में जब अस्तित्व 1947 में आया, जब बॉम्बे होमगार्ड्स एक्ट जो वहाँ आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया गया था, इसका जो नेचर रखा गया उस समय पूरी तरह से स्वयंसेवी यानी वॉलंटरी इसको रखा गया। लेकिन इसके बाद क्या है कि सभी भारत सरकार के निर्देश पर ये कहा गया कि सभी राज्य जो हैं इस प्रकार के जो बल है, फोर्स है, उसका गठन करें। तो सभी राज्यों ने होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल एवं ऐसे कई ब्लॉक संगठनों का गठन किया गया। धीरे धीरे ये कहा गया कि अब इन सबको मर्ज करके एक होमगार्ड्स में ही इसको रखा जाए। उत्तराखंड राज्य में जो मूल रूप से जो हमारा पेरेंटल राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ उत्तर प्रदेश में 1963 में इसकी संगठन की स्थापना हुई। और 1963 का जो उस समय 1963 में से पहले 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान ये ऐसा ही महसूस किया गया जिस प्रकार के पहले बॉम्बे में इसका स्थापना किए जाने के दौरान किया गया। इसीलिए एक वॉलंटरी और स्वयंसेवी जो संगठन है उसके स्थापना करने की महसूस किया गया। अब वर्तमान में जो होमगार्ड्स हैं जी, वो उनका उनका चयन किया जाता है, उनका पूरे उसके लिए भर्ती प्रक्रियाएं की निर्धारित की गई हैं, और इनको शुरू में प्राथमिक रूप से 3 वर्ष के लिए हम लोग भर्ती करते हैं जी। और 3 वर्ष के बाद उनको बिल्कुल एक विधिक रीति जो बनाई गई है उससे हम उनको आप रीअपॉइंट दोबारा अगले 3 साल के लिए, फिर वो धीरे धीरे हम बढ़ती रहती है। और लास्ट तक अगर सभी होमगार्ड्स फिट और फाइन रहते हैं तो वो अपनी एक सेवा पृथकीकरण की उम्र है 60 वर्ष, वो हमने रखी गई है। उस समय हम उनको सेवा से पृथक करते हैं जी। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि होमगार्ड्स की जो भूमिका काफ़ी अहम भूमिका है इनकी, और पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग काम करते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से समाज के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए या अन्य संदर्भ में अगर हम बात करें तो होमगार्ड्स के क्या क्या कार्य हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला मेन कार्य जिसका उद्देश्य जो रखा गया जी, एक पुलिस बल के सहायक के रूप में काम करना जी। दूसरा, उस समय की स्थिति के अनुसार एक किसी भी इमरजेंसी के दौरान उसका उपयोग करना होमगार्ड संगठन का, जैसे एयर रेड, बाढ़, फ्लड, ये सब आती हैं। तीसरा रखा गया कि होमगार्ड्स एक ऐसे फंक्शनल यूनिट को ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि वो जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं हुई, आपका राशन वितरण हुआ, इन कार्यक्रमों को ऐसे यूनिट्स का बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया गया। तीसरा रखा गया कि वो ऐसे काम कर सकें जो समाज के हित में हो, जैसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, एडल्ट एजुकेशन से लेके हो, वृक्षारोपण या इस तरह से कार्यक्रमों को करने के लिए इनकी जो है स्थापना की गई, और यही इसके मूल जो उद्देश्य हैं जी। राजीव जी, हम देखते हैं कि होमगार्ड्स की जो नियुक्ति है, जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया है कि ये सामाजिक सौहार्द को बनाने में इनकी एक अहम भूमिका है। हम देखते हैं कि कुंभ में, अर्ध कुंभ में, ट्रैफिक व्यवस्था में और 4 धाम यात्रा जब चलती है तो होमगार्ड्स काफ़ी अहम योगदान होमगार्ड्स का रहता है। तो जैसा कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है, जटिल प्रदेश है, तो क्या इनकी जो जहाँ पर नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार की जटिलताएँ वहाँ पर जटिलताओं का सामना
करना पड़ता है, इसके बारे में? देखिए, होमगार्ड्स का सबसे इसका जो मूल जो उद्देश्य है, एक स्वयंसेवक है जी, स्वयंसेवी है, और उसकी ड्यूटी वो उसी स्थान के 10 किलोमीटर के दायरे में हम लोग उनको ड्यूटी उनको दी जाती है जी। और इसका नेचर ये भी है कि पहले तो ये सब पार्ट टाइम नेचर था कि आप अपना काम जो आपके पास मूल काम जो है उसको आप करें और पार्ट टाइम के तौर पे इसको होमगार्ड्स में अपनी सेवाएं दें। लेकिन वर्तमान में जब इनकी सीधी भर्तियां होने लगी तो अब इसमें क्या हुआ कि फुल टाइम, जैसे 8 घंटे का इनको हम मतलब फुल टाइम के तौर पे, यानी 8 घंटे जो एक किसी भी कोई भी काम करने वाला कार्मिक है उसके लिए रखा जाता है और फिर निर्धारित की गई हैं। तो इसमें जो होमगार्ड्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो उनके स्थानीय स्तर पे ही लगाते हैं, और ताकि उसको मानदेय मिलता है वो उसको कुछ बचे जी, है ना, इसी वजह से लगाते हैं। और जब भी हम लोग उनकी ड्यूटियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, जैसे कुंभ मेला में, चुनाव आदि ड्यूटियों में, तो उनके लिए अलग से फिर भोजन व्यवस्थाएं इस तरह से हमें कैंप में करनी पड़ती हैं जी। होमगार्ड्स में जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, अपनी सेवा को देना चाहते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो पहले उसको ये सब वो ये सोचना चाहिए कि वो इसकी इच्छा है कि मैं निष्काम सेवा की मूलभूत भावना से रहूं और स्वयं सेवी मुझे रहना है, और ये ना हो कि फिर ये सोचे कि अपने मन में कि वो पुलिस है या मैं होमगार्ड्स में भर्ती हो गया हूँ। तो ये सब चीज़ें छोड़ते हुए आप उसको आगे आना चाहिए। जो भी आगे आना चाहें, जब भी होमगार्ड्स की जो नियुक्तियां या विज्ञापन जब भी आते हैं तो वो अपना आवेदन जो है, जो संबंधित जिले का जो जिला कमांडेंट है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, वो उसका अपना संबंधित को अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ जो एज ग्रुप का रेंज है वो बहुत हमने इतना वाइड किया हुआ है कि कोई भी अपनी सेवाएं देने के लिए आ सकता है। अभी इसकी जो एज ग्रुप जो है कि न्यूनतम उसमें हमने 18 वर्ष है और अधिकतम इसको हमने 50 वर्ष रखा गया है, और ताकि जो है कि हर उम्र का व्यक्ति इसमें आने को जो भी इच्छुक है वो अपना आ सकता है, अपना आवेदन दे सकता है। और इसमें ऐसा भी कोई भेद नहीं है कि महिला है पुरुष है। हमारे यहाँ महिला और पुरुष के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित हैं, उनकी संख्या निर्धारित की गई है। हम होमगार्ड्स की चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इनकी चयन प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। सर, क्या कोई खास तरह का एग्ज़ाम लिया जाता है या किसी खास तरह के बोर्ड बनाया गया है जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन जारी होता है और वो वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं और उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है? देखिए, इसमें जो भी होमगार्ड्स की जो संख्या है 6411 वर्तमान में, सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो 6411 है, और जो भी उससे कम होता रहता है, जैसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं या कोई जो मृत हो जाते हैं, तो वो जो वैकेंसीज बनती रहती हैं। तो इसकी भरने की भी हम लोग शासन से, उत्तराखंड शासन से हम एक परमिशन लेते हैं। इसकी भर्ती प्रक्रिया के नियम पहले से ही निर्धारित हैं। इसमें एज ग्रुप मैंने आपको जैसे बताई दिया, तो वो जब भी विज्ञापन निकलता है तो उसमें उसका एज ग्रुप अपना वो देख ले और अपना आवेदन भरे। उसमें हम लोग केवल एक मेन चीज़ ये मांगते हैं कि आपका जिस जगह का वो रहने वाला है वो उसी कंपनी या प्लाटून में वो आवेदन करे, और ऐसा नहीं है और वो उसी ज़िले में आवेदन करे जिस ज़िले का भी रहने वाला है। मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ड्यूटी का जो वो है लगने का जो स्थान है वो लोकल क्षेत्रों में, नज़दीकी क्षेत्रों में होता है और इसमें जो भर्ती प्रक्रिया के जो नियम है, एक इसमें बोर्ड बनाया गया है जिसका जो बोर्ड का अध्यक्ष जनपद स्तर पे ही होता है। अध्यक्ष जो है हमारा संबंधित जिले का वो जिला कमांडेंट होता है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स होता है और एक हम जिलाधिकारी एवं जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संबंधित जनपद के हैं उनसे एक हम सदस्य को हम नामित कराते हैं, और वो एक राजपत्रित अधिकारी को हम नामित कराते हैं, यानी एक उप जिलाधिकारी, एक पुलिस उपाधीक्षक होते हैं। बोर्ड गठन के बाद उनकी जितनी भी नाप तोल प्रथम चरण में उनका फिजिकल नाप तोल किया जाता है, मतलब हाइट, और आपका हाइट हो गया, आपका चेस्ट हो गया, महिलाओं की सिर्फ हाइट है, और उसके बाद इसमें अगर परीक्षा में पास होते हैं तो फिर वो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभी वर्तमान में हमारे यहाँ एक रेस रखी गई है, दौड़ जिसको कहते हैं। दूसरा उसमें है लॉन्ग जंप, है ना, यानी आपकी
लॉन्ग जंप है और लंबी जिसको जंप कहते हैं जी। और तीसरा हमने क्रिकेट बॉल थ्रो रखा गया है। तो उसमें भी अलग अलग श्रेणियों पे अलग अलग स्थानों पे जितने उनके अंक प्राप्त होते हैं एक संयुक्त सूची, मेरिट सूची बनती रहती है। और फिर लास्ट में हमने एक क्योंकि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हमारी वो केवल पहाड़ी जनपदों के लिए भी वर्तमान में 5वीं पास है और मैदानी जो जनपद है हमारे वहाँ 8वीं पास ली गई है। तो एज सच अभी वर्तमान में हमारे यहाँ केवल एक सुलेख यानी इमला बोलने का प्राविधान है जी। कि आप उनको हम एक इतने शब्दों का फिक्स नंबर्स का 200 शब्दों का इमला हम बोलते हैं। तो उसमें भी हम नेगेटिव मार्किंग करते हैं यानी गलत शब्द पे हम अंक उनका काट लेते हैं। और सब तीनों चीज़ों को जब हम वो बनाते हैं तो एक संयुक्त सूची मेरिट बनती है। उनको भी आरक्षण के प्राविधान जितने भी हैं उनको ध्यान में रख के हम एक पूरी सूची बनाते हैं। इसमें मतलब एक कोई प्रतीक्षा सूची का कोई ऐसा नियम नहीं है जी। और उसके आधार से हम रिजल्ट घोषित करते हैं, फिर उसको संबंधित कंपनी में प्रशिक्षण उनका हम कराते हैं जी। जैसे महिलाओं का प्रशिक्षण अभी जनपद स्तर पे ही होता है, वो 94 दिन का है। और जो हमारे ग्रामीण और शहरी दो तरह से होमगार्ड्स की एक कैटेगरी है। ग्रामीण होमगार्ड्स को हम सीधा प्रशिक्षण केंद्र में भेजते हैं, यानी 42 दिन की प्रशिक्षण के लिए, प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए सीधा कैंप में भेजते हैं जी। वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि ग्रामीण होमगार्ड्स डेली अपने देहरादून सेंटर पे वो अप डाउन नहीं कर सकता। तो उस वजह से हम उनको एक मुश्त ही सीधा एक बार में ही 42 दिन का प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण केंद्रों पे उनको इकट्ठा करके 42 दिन की प्रशिक्षण देते हैं जी। और जो ये शहरी होमगार्ड्स हैं, शहरी होमगार्ड्स का जो पहला जो प्रारंभिक प्रशिक्षण है वो 57 दिवस का है जी। जो वो डेली अप डाउन करके आप उसको वो ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में शहरी ऑफिस में होता है। ऑफिस के नज़दीकी अपने जो समीपी मैदान है उस पर हम प्रशिक्षण कराते हैं क्योंकि शहरी व्यक्ति जो है वो डेली अपने घर से नज़दीक के क्षेत्र से अपना अप डाउन कर सकता है, इसलिए उसका प्रशिक्षण संबंधित जिला जो कार्यालय है उसके नज़दीकी जो मैदान है उस पर कराते हैं। उसके बाद ये जो शहरी जो होमगार्ड्स हैं ये भी 10 दिन के लिए इनको हम कैंप प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। जी। कहा जा सकता है कि शारीरिक दक्षता इसमें एक अहम किरदार रहता है, अहम भूमिका निभाती है। और प्रशिक्षण, सर आपने प्रशिक्षण की बात की, हम जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान है होमगार्ड्स के लिए? उत्तराखंड राज्य में पहले से 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे जी। जिसमें कि एक तो ये जो प्रशिक्षण केंद्र हैं ये इनका नाम दिया गया है जिला प्रशिक्षण केंद्र जी। और इसमें सच कि वो उसी ज़िले का नहीं है। हमारे यहाँ 2 मंडल जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल है वहाँ जो जिला प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है एक वो गढ़वाल में श्रीनगर स्थान में है और दूसरा जनपद अभी रुद्रपुर, वर्तमान उधम सिंह नगर रुद्रपुर में है। और हमने एक होमगार्ड स्वयंसेवकों के, ये तो स्वयंसेवक हैं, उनके जो अवैतनिक अधिकारी हैं या विभाग के जो वैतनिक हमारे अधिकारी हैं प्लाटून कमांडर से लेके सारे, उनके लिए एक होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस दोनों का उनके प्रशिक्षण के लिए यानी स्वयंसेवकों के भी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जी एक जनपद देहरादून में ही रायपुर क्षेत्र में थानो जो जगह पड़ती है वहाँ पर एक कंबाइंड हमने एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा का वो वहाँ स्थापित किया गया, वहाँ बनाया गया है। जी सर, अब हम वेतन संबंधी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरह से इन्हें मानदेय दिया जाता है। आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र भी किया, तो वेतन इनको किस तरह से इनका वेतन निर्धारित किया जाता है और मानदेय किस तरह से इन्हें प्रदान किया जाता है? देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक तो आप वो देख लेते हैं कि जो हमारा वैतनिक कर्मचारी यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिल्कुल वो उसके वेतनमान तो वही हैं जो सभी उत्तराखंड राज्य में सभी कार्मिकों को या अधिकारियों को मिलते हैं जी। होमगार्ड स्वयंसेवकों में भी 2 कैटेगरी हैं, एक तो होमगार्ड स्वयंसेवक स्वयं है, दूसरा उनके जो अधिकारी हैं वो भी अवैतनिक ही होते हैं। तो दोनों को एक जो शासन द्वारा जो निर्धारित दर है प्रति दिवस की दर पे हम लोग उसका भुगतान करते हैं। वर्तमान में ये जो दर है ये राज्य सरकार ने अभी इसमें जो प्रति दिवस का ड्यूटी भत्ता है उसमें डीए यानी महंगाई भत्ता भी अनुमन्य किया गया है और धुलाई भत्ता भी किया है। तो इसके हिसाब से अभी वर्तमान में जो 828 रुपये इनका अभी पर डे का ड्यूटी अलाउंस बनता है या ड्यूटी भत्ता बढ़ता है।
और यही अलाउंस उनको भी मिलता है जो उनके सुपरवाइजरी अधिकारी हैं जी। और इसमें इसके अलावा उनको एक सुपरवाइजरी का यानी पर्यवेक्षण करने का अलग से मासिक जो भत्ता है वो भी मिलता है। जैसे जो कंपनी कमांडर है उनको 1500 रुपये का मानदेय अलग से दिया जाता है इस ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त जी। और इसी तरह से जो सहायक कंपनी कमांडर है, प्लाटून कमांडर है, उनके लिए भी वो अलग से निर्धारित है। जी सर, जिस तरह से होमगार्ड्स जो हैं पुलिस के साथ में काम करते हैं, सहायक की भूमिका निभाते हैं, तो जो प्रशिक्षण होता है जैसे अभी हमने बात भी की, तो क्या पुलिस का प्रशिक्षण और इनके प्रशिक्षण में कोई भिन्नता है, या जो शारीरिक रूप से या हम कह सकते हैं फिजिकल ट्रेनिंग है, वेपन ट्रेनिंग है, ये इन्हें किस तरह से दी जाती है? देखिए क्योंकि होमगार्ड स्वयंसेवक है एक जी, और एक स्वयंसेवक के रूप में भर्ती हुआ है, तो फिजिकल जो मानक हैं होमगार्ड्स के हाइट से लेके जो भी मानक है जी, वो तो पुलिस के बराबर ही है, बल्कि पुलिस से बेहतर है। हमारे यहाँ जो पुलिस में जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, हमारे यहाँ होमगार्ड जो स्वयंसेवक है वो 167.7 सेंटीमीटर की हाइट पे उनको भर्ती करते हैं। लेकिन क्या है कि होमगार्ड्स एक इस तरह से रखा गया है कि केवल पुलिस के सहायक के रूप में जी, तो उसके प्रशिक्षण के मानक अभी पुलिस से कम है। पुलिस में जो ये रेगुलर एम्प्लॉई है 24 पुलिस एक्ट के अनुसार वो 24 घंटे का एम्प्लॉई है, यानी बुलाया जा सकता है उसको, तो उसके जो प्रशिक्षण है वो लगभग साल भर का उनका प्रशिक्षण रहता है, वेपन ट्रेनिंग रहती है और उनके रिफ्रेशर कोर्स भी होते हैं। अब होमगार्ड्स के भी हम बेसिक प्रशिक्षण तो कराते ही हैं, फिर जो एडवांस प्रशिक्षण या रिफ्रेशर प्रशिक्षण जिसको हम हिंदी में पुनरावृत्ति प्रशिक्षण कहते हैं, वहाँ पर हम इनको वेपन ट्रेनिंग देते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग पहले 303 राइफल से हम उनकी फायरिंग अभ्यास ये सब कराते थे जी, 303 राइफल से उनका ड्रिल अभ्यास से लेके सब कुछ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और वर्तमान में अब हम लोग अभी हमने SLR यानी जो शॉर्ट रेंज जो राइफ़ल है वो हमने क्रय की गई है, इनके हमने कारतूस भी हमने क्रय किए हैं। अब इनको हमने जो होमगार्ड स्वयंसेवकों को और सशक्त बनाए जाने के लिए हम SLR से इनकी फायरिंग अभ्यास, ड्रिल प्रैक्टिस, ये सब हम लोग अब इनको किया जा रहा है, करेंगे हम इसको। होमगार्ड्स के कल्याण के लिए सर सरकार की क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से? क्या कुछ इस विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए, होमगार्ड्स को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए होमगार्ड्स जो है स्वयंसेवी है जी, तो उसको हम जो एक वर्दी या उसके पूरे जो वर्दी का सामान है वो हम उसको एक तरह से निःशुल्क देते हैं, यानी उसको हम एक तरह से उसका निष्प्रयोज्य वैल्यू जो है यानी कंडमनेशन कॉस्ट 10% पे हम उसको 10% यानी अगर कोई 100 रुपये की कोई चीज़ हम दे रहे हैं तो उससे मात्र हम 10 रुपये में उसको वो प्रदान करते हैं। वो पूरे उसकी समय सीमाएं निर्धारित हैं, ये तो एक उसकी सुविधा होगी। दूसरा, कहीं अगर हम उसको बाहर भेजना है, दूसरे जनपद में भेजना है तो वहाँ उनके लिए अलग से भोजन व्यवस्थाएं की जाती हैं, बसों से आवागमन किया जाता है जो वो उसके लिए वो विभाग करता है, उसके लिए पूरी तरह निःशुल्क होती है। दूसरा, जैसे होमगार्ड्स विभाग में एक कल्याण कोष की स्थापना की गई है जहाँ पर ड्यूटी पे रहते हुए ड्यूटी के दौरान यानी सामान्य मृत्यु होने पर वो उसको हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देते हैं। और दूसरा कि जब वो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करता है यानी 60 साल की उम्र जो भी निर्धारित की गई है उस पर भी हम रिटायर यानी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर भी हम 1 लाख रुपए का उसको जो सहायता राशि उसको भी देते हैं। अभी वर्तमान में पिछले 1-2 साल से हमने जो बैंक्स हैं यानी जो बैंक जिन बैंकों में उनके सैलरी अकाउंट्स हैं उनको भी हमने इम्पैनल किया है। उनकी भी अलग अलग स्कीम्स हैं कि वो कल्याण कोष तो हमारा नॉर्मल ड्यूटी पे जो मृत होने पे है, लेकिन जो एक्सीडेंट पे जो यानी दुर्घटनावश मृत्यु होती है तो हमने बैंक से जो इम्पैनल करने के बाद उनके जो खाते हैं सैलरी अकाउंट जी, वो अलग अलग है। उनमें न्यूनतम जो है 30 लाख रुपए तक की धनराशि का देने का उसमें प्रावधान है कि हम उसको एक्सीडेंट अगर होता है तो जिस बैंक में उसका सैलरी खाता है वो बैंक उसको देने के लिए बाध्य है। जी सर, होमगार्ड्स के लिए आपका जो मैसेज है, संदेश आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारा जो मेन मोटो है निष्काम सेवा का, उसी पे आप आगे बढ़ते रहें जी, और जो सरकार और जो
शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और जिन व्यक्तियों ने जिन होमगार्ड स्वयंसेवकों ने अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, मैं उनको विनम्र रूप से श्रद्धांजलि देता हूँ। और यह है कि हम लोग उनके बेहतर के लिए प्रयास कर ही रहे हैं, उनके प्रशिक्षण, उनके वर्दी इत्यादि सामग्री से लेकर के, और वो हम उनको आगे एक बढ़िया और पुलिस के बराबर की एक फोर्स बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जी सर, आप स्टूडियो में आए, आपने इस विषय पर हमें बहुमूल्य जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होमगार्ड्स की क्या भूमिका है इस विषय पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना बेहद ख्याल रखें। धन्यवाद।